आज हम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में हम लोग को देखना है एम फेज या माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज। कल इसमें हम लोगों ने इंटरफेज देखा, सेल साइकिल शुरू किए थे हम लोग। सेल साइकिल में आपको बताए थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स में अलग अलग समय लगता है। जैसे विसिया फावा में 19 आवर लगता है, मनुष्य में 24 आवर लगता है। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखे थे 90 मिनट लगता था ईस्ट में, बैक्टीरिया में 20 मिनट लगता है। तो सबका अलग अलग समय था सेल साइकिल का। अब यहाँ पर हम सेल साइकिल में इंटरफेज के बाद आए थे एम फेज में या माइटोटिक फेज में। तो इंटरफेज को अगर थोड़ा सा भी याद हो तो इंटरफेज में सेल डिवीजन का तैयारी करता था सेल, है ना। वो अपना तैयारी करता था कि सेल डिवीजन हमको करना है एम फेज में। और एम फेज में क्या होता है, सिर्फ तैयारी होता है, तैयारी का जो है ना वो मूवमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें माइटोसिस फेज या माइटोटिक में क्या होने वाला है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल का मतलब होता है बराबर, अर्थात क्रोमोसोम की जो संख्या होती है पेरेंट में और प्रोजेनी में, सेल में, वो इक्वल हो जाता है, ये इक्वल रहता है। इसमें दो इवेंट्स होता है, एम फेज में दो इवेंट होगा, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का मूवमेंट या न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर होगा। काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन नहीं, बल्कि काइनेसिस मतलब डिवीजन नहीं होता है, बल्कि होता है आपका मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब ही यहाँ पर क्या है, बंटवारा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको वहां पर हम कैरियोकाइनेसिस मतलब बोल रहे हैं, न्यूक्लियस का बंटवारा। लेकिन हकीकत क्या है, न्यूक्लियस का मूवमेंट को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा हम नोट करके इसको देख लेते हैं नोट से, क्योंकि हम लोग तीन प्रकार का देखते हैं डिवीजन जो होता है कॉमन टाइप का। ऐसे तो कम से कम 5 से 10 प्रकार के हैं, जिसमें आपका जो आपको जानना भी है तो आगे आएगा, हम देखेंगे इसके बाद जब ये खत्म होगा चैप्टर तो लास्ट में उन लोग को देख लेंगे। सबसे पहला है स्थिति जिसमें कोई एक एग्जाम्पल से अब लिए हैं, नोट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, और इस एग्जाम्पल में हम समझाना चाह रहे हैं एक सेल लेकर। एक सेल लिए हैं जो जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 10 है, 10 है, हाँ, और उसको वो डिप्लॉयड है, 2n से दिखा रहे हैं, मतलब डिप्लॉयड एक जैसा कितना सेट है क्रोमोसोम का, 2 सेट है ना। एक को एन बोलते थे, जीनोम, एक जीनोम। तो एक जीनोम नहीं बल्कि 2 जीनोम है इस सेल में, 2n। और सी सी जो होता है उसका मतलब है यहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी। तो डीएनए की क्वांटिटी भी दुगनी है, क्योंकि एक सेट में एक आपका हो गया डीएनए की क्वांटिटी और 2 सेट आ गया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो डीएनए की मात्रा है वो भी दुगनी हो जाएगी। तो 2n 2c 10 है पेरेंट से। अब इसमें अगर कोई डिवीजन हो, दो नया सेल बने और दोनों के दोनों नए सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या हो वो उतना ही रहे जितना कि पेरेंट में था, तो इसको कहते हैं हम क्या, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या उतना ही रह जाता है डिवीजन के बाद नए सेल में जितना कि उसके पेरेंट में था, है ना। पेरेंट में जितना था उतना ही उसके ऑफ स्प्रिंग में रह जाएगा, 2n 2c 10। और इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। यहाँ वहां भी 10 था, यहां भी 10 रह गया। केवल हुआ क्या, 2 सेल नया बन गया। मियोसिस में क्या होता है कि जब डिवीजन होता है तो 4 नया सेल बन जाता है। कोई भी वैसा डिवीजन जिसमें 1 से 4 नया सेल बन जाए डिवीजन के लास्ट में, और क्रोमोसोम की संख्या जो हो वो आधी हो जाए, है ना। पूर्वज के तुलना में क्रोमोसोम की संख्या जो है ना वो कितनी हो जाए, आधी हो जाए, तब इसको कहेंगे मियोसिस। पेरेंट्स में देखिए कितना था, 2n सी था 10, है ना, और ये जो नया सेल बना उसमें कितना हो गया, NC5, है ना, आधा हो गया क्रोमोसोम की संख्या। तो इसको बोलेंगे हम मियोसिस।
तो मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगला है, एक और है डिवीजन जो बहुत कॉमन है, आपको पढ़ना है। उसमें क्या होता है, एक सेल से एक ही सेल रह जाता है, मतलब सेल की संख्या नहीं बढ़ा। तो बढ़ा क्या भाई, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ गई, संख्या बढ़ गया क्रोमोसोम का। देखिए यहाँ 2n था, यहाँ 4n हो गया, डबलिंग हो गया हर चीज का। तो जब ऐसा कोई डिवीजन हो जिसमें सेल में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाए, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाए, तो उसको कहते हैं इंडोमाइटोसिस या सी माइटोसिस। इंडो मतलब अंदर, अंदर ही माइटोसिस हो गया है। हाँ, तो ये इंडोमाइटोसिस या सी माइटोसिस आपको बार बार आएगा आगे। अब एम फेज की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुआ? फ्लेमिंग साहब के द्वारा, डब्ल्यू फ्लेमिंग या वाल्थर फ्लेमिंग इनको बोलते हैं, इनका पूरा नाम है वाल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने एनिमल सेल में क्या देखा, सबसे पहले एनिमल सेल पर काम किया गया सबसे पहले। और एनिमल सेल में काम के समय इन्होंने क्या देखा कि उसमें एक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, और उसके चलते जो आपका डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है उसकी जो संख्या होती है क्रोमोसोम की, वो आपकी नहीं बदलती, बल्कि उतना ही रह जाता है जितना कि उसके पेरेंट में था, है ना। और तो और क्या देखा उन्होंने कि इस डिवीजन से आपका गैमिट का निर्माण भी उसमें नहीं होता है। तो वाल्थर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि जंतुओं में, एनिमल्स में एक प्रकार का डिवीजन होता है उसके बॉडी में, और उससे गैमिट का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सोमैटिक सेल जो होता है उसकी संख्या बढ़ती जाती है। और इसको उन्होंने, उनके द्वारा नाम दिया गया माइटोसिस। तो माइटोसिस सबसे पहले दिया भी किसके द्वारा गया था, वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। जबकि प्लांट में इस डिवीजन को सबसे पहले देखा गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा। उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में भी ऐसा डिवीजन होता है, लेकिन ये प्लांट में दोनों में होता है, हैप्लॉयड सेल में भी और डिप्लॉयड सेल में भी। जबकि एनिमल में केवल डिप्लॉयड सेल में आपका माइटोसिस होता है, वो आपका हैप्लॉयड सेल में नहीं था, उनके अनुसार, वाल्थर फ्लेमिंग के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका जो माइटोसिस है या एम फेज है, उसमें आपका प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है एक क्लियर कट लाइन में। ऐसा नहीं कि जो इसके बाद ये नहीं कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न है, डिफिनिट पैटर्न है, जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है काम। अर्थात एम फेज एक क्लियर कट लाइन दिखाता है प्रोग्रेसिव आपका प्रोसेस का। इसी में हम आपको बताए थे कि इसमें दो प्रोसेस होता है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस, है ना। मूवमेंट ऑफ क्या, न्यूक्लियस, और मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो नीचे हम लोग शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस को। डिवीजन का न्यूक्लियस होता है, इसके फलस्वरूप होगा क्या, तो किसी सेल में अगर एक न्यूक्लियस है तो उसमें आपका न्यूक्लियस की संख्या एक से बढ़ जाएगी, अर्थात वो आपका सेल बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ऐसे भी आपको हम बताए थे, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहां पर होता है। ये आपका कई, इसका जो प्रोसेस है उसको भी हम कई सब स्टेजेस में देखते हैं, ताकि उसको हम क्लियर कट समझ सके। और एकदम ध्यान रखिएगा कि एक डिफिनिट पैटर्न में होता है, प्रोग्रेसिव रूप में। ऐसा नहीं कि वो जो है ना आपका कहीं से कहीं रैंडम नहीं होता है, बल्कि प्रोग्रेसिव एक क्लियर कट लाइन में होता है। और कैसे होता है, तो उसको देखने के लिए कैरियोकाइनेसिस को कई सब स्टेजेस में या फेजेज में देखा जा सकता है। एक उसका फेज है प्रोफेज। प्रोफेज को हम लोग स्पाइरल फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, शुरुआती चरणों में जो क्रोमोसोम अपीयर होता है वो बॉल के रूप में अपीयर होता है ऊल के। घर में माताएं नीटिंग करती हैं, बुनती हैं स्वेटर। स्वेटर जो बुनती हैं उसमें ऊन का गोला बनाती हैं। होता क्या है कि क्रोमैटिन रेटिकुलम जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है।
कंडेंसेशन के कारण और कॉइलिंग के कारण। लेकिन शुरुआत में पूरी तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है, तो उसको अलग अलग हम लोग नहीं देख पाते, बल्कि वो बॉल के रूप में नजर आता है। किसका बॉल के रूप में? ऊल के, है ना, ऊल के। तो बॉल का जो ऊन के बॉल के रूप में नजर आता है, इसलिए इस फेज को हम लोग स्पाइरल फेज भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआती क्रोमोसोम आपका ऊल बॉल के रूप में नजर आता है। ये आपका शुरुआत कैसे इसका होता है? तो सबसे पहले इसमें इनिशिएशन होता है क्रोमोसोमल कंडेंसेशन का, और क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है, और जो क्रोमैटिन है वो डिसअपीयर होने लगता है, वो समाप्त होने लगता है, उसके जगह पर क्रोमोसोम नजर आने लगता है। और रीजन क्या है इसका? कंडेंसेशन और क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम है। इसके लास्ट में जब ये खत्म होने लगेगा, तो क्रोमोसोम जो है ना इसमें साफ नजर आ जाता है, और वो क्रोमोसोम जो नजर आता है वो 2 धागा का नजर आता है, अर्थात 2 क्रोमैटिड उसमें होता है, और क्रोमैटिड एक जगह पर या एक बिंदु पर जुड़ा होता है, एक पॉइंट पर जुड़ा होता है। उस रचना को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जैसा कि हम लोग पीछे के स्टडी में देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो हम लोग प्रोफेज देख रहे थे या देख रहे हैं, प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको, सेंट्रोमियर जो है ना वो जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में जो डुप्लीकेट किया था सेंट्रोमियर, 2 बन गया था सेंट्रोमियर 1 से, वो धीरे धीरे जो है ना वो मूव करने लगेगा अपोजिट पोल के तरफ। किसमें? प्रोफेज के शुरुआत से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। और प्रत्येक सेंट्रोमियर जो है वो अंततः रेडिएट करता है या अरेंज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। देखो अभी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, अब अरेंज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, और एस्टर कहलाता है। अर्थात जो एनिमल सेल है उसमें एस्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अभी सेंट्रोमियर था, सेंट्रोसोम था, और सेंट्रोसोम जो है ना उस पर माइक्रोट्यूब्यूल आ जाएगा, तो लगेगा जैसे कुछ निकल रहा है वहां से, वो प्रकाश जैसा, और ये जो है ना एस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर 2 एस्टर नजर आने लगेगा। किसमें? प्रोफेज में। अंत तक पहुंच जाएगा वो अपने पोल पे, अलग अलग पोल पे, रिस्पेक्टिव पोल पे, अपोजिट पोल पे। माइटोटिक एपरेटस का एक बात हम यहाँ पर लिखे हैं। माइटोटिक एपरेटस क्या है पूछता है, तो 2 एस्टर का स्पिंडल फाइबर के साथ होना क्या कहलाता है? माइटोटिक एपरेटस कहलाता है। स्पिंडल फाइबर लंबा थ्रेड होता है माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ, जो कि क्रोमोसोम को जोड़ता है। किससे? सेंट्रोसोम से, प्रत्येक पोल से। लेकिन एस्टर जो होता है ना, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो आपका लगता है जैसे कि वो निकला हुआ है ब्रिस्टल जैसा। तो एस्टर बोल रहे हैं पूरे समूह को, एक सेंट्रोमियर और माइक्रोट्यूब्यूल का समूह जो है एक पोल पर, उसको एस्टर बोल रहे हैं। तो एक एस्टर इस पोल पर है, एक एस्टर इस पोल पर है, और दोनों एस्टर से क्या होगा, वो आपका स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाएगा। किसके तरफ? बीच के तरफ, है ना, सेंटर के तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज के समाप्ति होते होते तक आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका डिसअपीयर हो जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब फिगर से इसको देख लो। यहाँ पर शुरुआती जब हम देखते हैं इंटरफेज में, तो इंटरफेज में सेंट्रोसोम जो था आपका 2 भाग में बट गया है, डिवाइड कर गया है एस फेज में, लेकिन एक दूसरे के साथ ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसको बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म अपना अलग है, सेपरेटेड है। किससे? साइटोप्लाज्म से। क्रोमैटिन अंदर में है, उलझा हुआ एकदम धागा जैसा है। फिर न्यूक्लियोलस क्लियर है अपना। हाँ, ये आपका इंटरफेज का स्टेज था। इसमें मान लेते हैं हम 2n लेते हैं, 4 संख्या एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। 4 है इसमें क्रोमोसोम की संख्या। कोई सेल जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें माइटोसिस देख रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम कितना है? 4 है 2n में। अब हम ईयरली प्रोफेज में जब घुसेंगे, इंटरफेज से जैसे ही ईयरली प्रोफेज में आएंगे, तो देखो क्या क्या अंतर आ जाएगा। पहला अंतर तो ये आता है कि सेंट्रोसोम जो है ना वो मूवमेंट शुरू कर देता है अपोजिट पोल की तरफ।
दूसरा ये आता है कि क्रोमैटिक रेटिकुलम जो था या क्रोमैटिन जिसको बोल रहे थे, वो डिसअपियर होने लगता है, क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है। लेकिन साफ साफ नहीं गिन सकते हम, अपीयर होने लगता है लेकिन साफ नजर नहीं आता, और देखने में एक कुछ हद तक गोला जैसा नजर आता है ऊन का, और इसीलिए इसको स्पाइरल हम फेज भी बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये आपका अंत के तरफ बढ़ेगा, है ना, अंत की तरफ बढ़ेगा मतलब कि लेट प्रोफेज की तरफ आएंगे, ये लेट प्रोफेज है। अगर हम लेट प्रोफेज का फिगर देखें तो उसमें क्या होने वाला है, देखिए ये है लेट प्रोफेज का फिगर, लेट प्रोफेज। इसमें क्या होने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से आपका देखिए समाप्त हो गया, मैंने समाप्त हुआ नहीं, मैंने समाप्त हो रहा है अभी, हाँ करीब करीब आपको जहां तहां थोड़ा बहुत नजर आएगा। फिर न्यूक्लियोलस जो है ना वो भी आपका डिsintegrate होने लगा। देखिए स्पिंडल फाइबर जो है ना वो आपका बनना शुरू हो गया, बीच में देखिए धागा जैसा कुछ लंबा लंबा ब्लैक जैसा हम बना रहे हैं, ये स्पिंडल फॉर्मेशन इनिशिएट हो गया। एस्टर आपको नजर आ रहा है, एस्टर किसको बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम के साथ जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल निकला हुआ जैसा नजर आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पूरे समूह को एस्टर बोल रहे हैं। और प्रत्येक सेंट्रोसोम जो है ना अपने पोल पर पहुंच चुका है, ये यहाँ पर प्रोफेज समाप्त हो गया। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज जो है जैसा कि नाम है बीच का आपका फेज है। फेज जो होता है ये आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, किसका, न्यूक्लियर इनवेलप का और न्यूक्लियोलस का, वो आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। यहां शुरुआत हुआ था डिसइंटीग्रेशन का और यहां पर पूरी तरह से समाप्त हो गए, मतलब अब जो हम फिगर बनाएंगे उसमें वो नजर ही नहीं आएंगे। और तो और न्यूक्लियर इनवेलप के साथ न्यूक्लियोलस समाप्त हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन जो है ना वो भी पूरा हो जाएगा मेटाफेज में। शुरू हुआ था स्पिंडल फॉर्मेशन किसमें, प्रोफेज में शुरू हुआ था। न्यूक्लियर इनवेलप का समाप्ति होना कहां पर, प्रोफेज में शुरू हुआ था। न्यूक्लियोलस का समाप्ति होना कहां पर, प्रोफेज में। लेकिन समाप्त कहां हो रहा है, सब मेटाफेज में। ये दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे किसमें, मेटाफेज के शुरुआत में, आपको नजर नहीं आने लगेंगे और स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्येक क्रोमोसोम जो है उसके सेंट्रोमियर से दोनों तरफ से एक एक स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड होता है और क्रोमोसोम जो है वो मूव करना शुरू कर देगा इक्वेटर की तरफ, किसके मदद से, स्पिंडल फाइबर के मदद से। अंततः इक्वेटर पे आ जाएगा प्रत्येक क्रोमोसोम और एक प्लेट नुमा रचना बनाता है जिसे हम कहते हैं क्या, मेटाफेज प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट जो है ना वो बन जाएगा क्रोमोसोम के किस पर, इक्वेटर पर सज जाने के कारण। क्रोमोसोम एकदम छोटा और मोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन और क्वाइलिंग हो रहा था, हम लोग प्रोफेज में देखे थे, वहीं स्टार्ट हुआ था वो। और इस घटना को हम कहते हैं पिक्नोसिस। वो जो क्वाइलिंग और कंडेंसेशन हो रहा था, स्प्रिंग में आप देखते होंगे लंबा धागा है उसको ऐसे ऐसे गोल कर देते हैं और कंडेंस करते हैं, तो क्या हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है। यही कुछ होता है किसमें, क्रोमोसोम के साथ, और इस घटना को कहते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और कांग्रेशन होगा। कांग्रेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम एक ग्रुप में एक जगह पर जमा हो जाएगा, कहां पर, इक्वेटर पर, किसके मदद से, स्पिंडल फाइबर के मदद से। अब इसको हम फिगर से देख लेते हैं। देखिए अभी जो है ना हम थोड़ा सा इसको आपको कंप्यूटर की मदद से, ग्राफ के मदद से, ग्राफिकल मदद से जो है ना दिखाते हैं, और वो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये आपका एक एनिमल सेल है। इसमें जो आप पीला जैसा नजर आ रहा होगा आपको, देखिए दो सिलेंडर जैसा नजर आ रहा है, ये सेंट्रोसोम है। हाँ, सेंट्रोसोम का दोनों आपका जो है ना वो जो कंपोनेंट्स होता है सेंट्रोसोम का, वो है आपका यहाँ पर। और देखिए ये जो है ना एस्टर कहलाएगा, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके चारों तरफ से ऐसे निकला हुआ, इसको क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। ये व्हाइट से जो देख रहे हैं वो आपका एस्टर है, छोटा छोटा। लेकिन उसी में से देखिए एस्टर के साथ साथ यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन भी शुरू हो गया, देख रहे हैं ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। जो लंबा लंबा माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ रहा है उसको स्पिंडल फॉर्मेशन कहेंगे, वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। और क्रोमोसोम के साथ वो अटैच होना चाह रहा है, देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर वो अटैच होना चाह रहा है, कोई कोई अटैच हो भी रहा है। ये आपका प्रोफेज का लेट प्रोफेज है ना, अंत में प्रोफेज का अंतिम समय है। अब हम आगे बढ़े, अगर प्रोफेज के अंत में ऐसा हो जाता है,
लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नजर आएगा। जब हम अंत में पहुंचते हैं, मतलब कि मेटाफेज की शुरुआत में हम जब आते हैं, तो ऐसा स्थिति हो जाता है, क्रोमोसोम जो है ना दोनों आपके पोल से अटैच हो गया है। देखिए 2 सेंट्रोमियर है, यहाँ पर 2 सेंट्रोमियर है, सॉरी 2 सेंट्रोमियर है, 2 आपका क्रोमेटिड है प्रत्येक क्रोमोसोम में, और ये जो क्रोमेटिड है वो आपका जुड़ा हुआ है एक जगह पर जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर पर पाया जाता है। सेंट्रोमियर के दोनों साइड में आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर पर देखो स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर ये जो है ना आके जुड़ रहा है, कहां पर? काइनेटोकोर पर। तो काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ना शुरू हो जाता है, इसके डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के या डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर आकर देखिए यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गया है, और जुड़ गया है, पूरी तरह से जुड़ गया है। किसमें है ये? मेटाफेज में। ये मेटाफेज का शुरुआत है, मेटाफेज में पूरी तरह से जुड़ गया है। देखिए कहीं भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रहा होगा, न्यूक्लियोलस कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके डिसअपियर हो चुके हैं, हाँ डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, सब बिखर चुके हैं। अब ये धीरे धीरे क्रोमोसोम जो है ना वो इक्वेटर के तरफ, बीच के तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और मेटाफेज के अंत तक आते आते तक वो क्या होता है, ये बीच में एकदम इक्वेटर पर आकर सज जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं। हाँ, और देखो कैसे सजा हुआ है, सेंट्रोमियर जो है ना एकदम इक्वेटर पर है, बीचों बीच है, और दोनों तरफ एक एक क्रोमेटिड है, इक्वेटर के दोनों साइड में एक एक क्रोमेटिड रहेगा। सेंट्रोमियर जो है ना एकदम बीच में है, काइनेटोकोर एक तरफ से जो है ना आपका जुड़ा हुआ है एक पोल से, और एक तरफ से जुड़ा हुआ है दूसरे पोल से। यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर 2 तरह के नजर आ रहे होंगे। एक स्पिंडल फाइबर होगा जो एक पोल से निकला है और दूसरे पोल तक चला गया है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर और सपोर्टिंग फाइबर। फिर से बोल रहे हैं, वैसा स्पिंडल फाइबर जो एक एस्टर से निकलता है और दूसरे एस्टर तक चला जाता है डायरेक्ट, देखो जुड़ा हुआ है दोनों एस्टर से, इसको बोलते हैं पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर, या हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर। लेकिन वैसा स्पिंडल फाइबर जो एक एस्टर से निकला है और जाकर सेंट्रोमियर पर अटैच कर गया है, इसको बोलते हैं हम ट्रैक्शन फाइबर या टीएफ। ये क्या किया है, जाकर जुड़ गया है सेंट्रोमियर से। देखिए एक एस्टर से निकला है और जाकर सेंट्रोमियर से जुड़ गया है, इधर से भी देखिए दूसरे पोल के एस्टर से भी निकला है और जाकर जुड़ गया है कहां पर? सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पर। तो एक क्रोमोसोम जो होता है उसका सेंट्रोमियर दोनों पोल से अटैच होता है, अर्थात जो अटैचमेंट होता है क्रोमोसोम का स्पिंडल फाइबर के साथ वो बाइपोलर अटैचमेंट होता है, दोनों पोल से आपका सेंट्रोमियर अटैच्ड होता है। ये आपका मेटाफेज का स्थिति है। अब इस मेटाफेज को हम थोड़ा सा बोर्ड पे फिगर बना के इसको दिखाते हैं, थोड़ा सा और कंप्लीट करके। और ये देखिए ये मेटाफेज का आपका फिगर है ना, मेटाफेज का फिगर है। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सेल जो है, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वाल तो होगा नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एकदम खत्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म और क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिल गए थे, और उनके मिलने से जो है ना स्पिंडल फाइबर तेजी से बनने लगा था। शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था किसमें? प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो गया, कांग्रेशन हो गया किसका? क्रोमोसोम का इक्वेटर पर। कांग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स इक्वेटर, है ना, सेंटर इक्वेटर उसके तरफ मूव कर गया। क्योंकि हम शुरुआत में ही लेके चले थे कि 2n में 4 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम जो है ना वो इक्वेटर पर ऐसे सज जाएगा। और चारों क्रोमोसोम जो सजा है उसमें क्या देख रहे होंगे आप, सेंट्रोमियर जो है ना एकदम आपका इक्वेटर लाइन पर है, इक्वेटोरियल प्लेट बना देगा यहाँ पर। ये आपका लोग इसको ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल देते हैं। और आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा शायद करने में, उधर नजर नहीं आएगा तो हम इधर साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट नजर आएगा, इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट है ना, प्लेट जैसा, या इसी को माइटोटिक प्लेट भी बोलते हैं हम, बीच में नजर आ रहा है। ये नजर क्यों आ रहा है भाई?
क्रोमोसोम का कांग्रेशन के कारण हुआ है। कांग्रेस मतलब कि क्रोमोसोम जो है ना मूव कर गया सेंटर की तरफ, और ये हुआ था स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हाँ उसमें मूवमेंट के कारण, उसमें गतिविधियों के कारण, एक्टिविटी के कारण हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पिंडल फाइबर जो बना है वो आपका दो प्रकार का है। एस्टर देख रहे हैं, पहले एस्टर दो है गया ना, दोनों पोल की तरफ एक एक एस्टर है। अभी स्पिंडल फाइबर का निर्माण एस्टर से हुआ था, और प्रत्येक जो क्रोमोसोम है डबल आपका क्रोमेटिड वाला है, दो स्टैंड वाला क्रोमोसोम है, एकदम थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट हो गया है, क्योंकि पिक्नोसिस हो रहा था, वो ना छोटा मोटा हो रहा था, पिक्नोसिस हुआ है वहां पर। ट्रैक्शन फाइबर के द्वारा देखो एक पोल से जुड़ गया है क्रोमेटिड पे, और दूसरा तरफ से ट्रैक्शन फाइबर से दूसरे उसी आपका जो है ना क्रोमेटिड पे, दूसरा क्रोमेटिड पे जुड़ गया है सेंट्रोमियर पे, और जहां पर जुड़ता है उसको काइनेटोकोर कहते हैं। ऐसा हम लोग पीछे भी देखे थे, काइनेटोकोर पर अटैच होता है। तो स्पिंडल फाइबर दो प्रकार का है यहाँ पर। एक वैसा स्पिंडल फाइबर है जो एक एस्टर से निकला है, दूसरे एस्टर तक डायरेक्ट चला गया, क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, इसको बोलते हैं पोल टू पोल और सपोर्टिंग और कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, या इसको शॉर्ट में हम एसएफबी लिखते हैं। जबकि दूसरा स्पिंडल फाइबर है जो एक एस्टर से निकलता है या एक पोल से निकलता है और जाकर से काइनेटोकोर पर अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर पर, एक तरफ के आपका क्रोमेटिड से। इसको कहते हैं ट्रैक्शन और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, या टीएफ बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है वो थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट है, इसलिए आराम से आप इसका स्टडी कर सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अगर करें क्रोमोसोम का, हम क्रोमोसोम के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे बढ़िया स्टेज, सबसे बढ़िया टाइम है ये, इसमें हम देख सकते हैं, क्रोमोसोम का अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखे हैं, ईच क्रोमेटिड जो होता है क्रोमोसोम का, वो आपका किससे है, स्पिंडल फाइबर के एक पोल से के स्पिंडल फाइबर से अटैच है, प्रत्येक क्रोमेटिड, इधर वाला इधर। शायद आप लोग जानते होंगे या याद होगा आपको, पीछे भी हम बताए थे कि ये जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ये देखो ये क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को तो हम क्रोमेटिड कह रहे हैं, ये दोनों जो हैं इसको तो क्रोमेटिड कह देते हैं। और कैसा क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो एक ही क्रोमोसोम को क्रोमेटिड्स को, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और याद होगा आपको सेंट्रोमियर के दोनों साइड को हम लोग काइनेटोकोर कहते थे, ऐसे ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है, दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ से काइनेटोकोर होगा सेंट्रोमियर पे। अभी सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना वो आपका अलग अलग से जुड़ा हुआ है, देखो अलग अलग पोल से जुड़ा हुआ है, अर्थात बाइपोलर अटैचमेंट है क्रोमोसोम के लिए। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड का अगर बात करेंगे तो मोनोपोलर अटैचमेंट है, एक क्रोमेटिड जो है ना केवल एक ही पोल से अटैच्ड है, ध्यान रखना है। यहां पर हम लिख दिए कि सबसे बढ़िया टाइम है स्टडी करने का मॉर्फोलॉजी किसका, क्रोमोसोम का स्टडी अगर करना है, मॉर्फोलॉजी कैसा क्रोमोसोम है, उसकी संख्या कितनी है, उसका साइज कैसा है, हाँ शेप कैसा है, ये स्टडी का सबसे बढ़िया टाइम जो है वो कौन है, मेटाफेज है। एनाफेज पे अब हम आते हैं, जैसा कि नाम है एना, एना मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग होना, इसको मिलाना पड़ेगा क्या, देखो एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब सेपरेशन होता है। अधिकांश जो आपके अंग्रेजी के शब्द हैं उसका कोई ना कोई मतलब है अपना, हाँ जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो डॉग कुत्ता को हम लोग जो है ना वो आपका उसके नाम से पुकारते हैं, काटने वाला है ना, डॉग को काटने वाला बोलते हैं उसको, और इसलिए उसको हम क्या नाम बोलते हैं, अच्छा आएगा तो हम अंग्रेजी में फिर से बताएंगे इसको। एनाफेज पर आ रहते हैं, एनाफेज, एना मतलब सेपरेट होने वाला, अलग होने वाला, फेज, हाँ यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन उसके पहले जो लिखे हैं उसको देख लेते हैं। ये सबसे बढ़िया आपका स्टडी इसमें हम किया जा सकता है शेप का, क्रोमोसोम का अगर हम शेप देखना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया स्टडी इसी में कर सकते हो। शेप का मतलब क्या है, क्रोमोसोम कैसा है, मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है कि टीलोसेंट्रिक है कि आपका एक्रोसेंट्रिक है कि एसेंट्रिक है,
ये जो है ना, ये आराम से स्टडी कर सकते हैं आप किस फेज में, एना फेज में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पर। ऐसे संख्या वगैरह जो है ना करने के लिए या उसकी रचना को देखने के लिए सबसे बढ़िया जो है ना, साइज देखने के लिए सबसे बढ़िया कौन है, मेटाफेज जो है। अभी हम देख रहे थे मेटाफेज में। एनाफेज में हम उसके जो है ना शेप को देख सकते हैं। ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज है माइटोसिस का, सबसे छोटा आपका पीरियड होता है इसका माइटोसिस का। इसमें सेंट्रोमियर जो है ना स्प्लिट कर जाता है, बीच से फट जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होता है सेंट्रोमियर पर, जिसके चलते सेंट्रोमियर क्या होता है, बीच से ऐसे फट जाता है, सेंट्रोमियर जो है ना स्प्लिट कर जाता है। कुछ एक लोगों का कहना है कि नहीं, वो जो आपका डीएनए सिंथेसिस हुआ था इस फेज में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर जो है ना कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, वहां पर मात्रा बढ़ने से डीएनए का स्प्लिट कर जाता है। जो भी हो, कुछ एक लोगों का कहना है कि स्पिंडल फाइबर जो अटैच हुआ था चार्ज के कारण, आवेश के कारण आके अटैच हुआ था किस पर, सेंट्रोमियर पर। ये किसके कारण आवेश अटैच होता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज के कारण, है ना। कुछ स्पिंडल फाइबर पे चार्ज होता है, प्रोटीन का बना होता है ना, तो कुछ चार्ज उस पे होता है और कुछ काइनेटोकोर पर चार्ज होता है, जिसके कारण वो आपस में अटैच कर जाता है। तो उसके खिंचने के कारण भी वो आपका सेंट्रोमियर क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, सेंट्रोमियर का वो बीच से स्प्लिट हो जाता है, ऐसा कहना है। खैर, सेंट्रोमियर जो है ना वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के कारण आपका जो क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड था वो सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमैटिड में बदल जाता है अब। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम में बदल जाता है, जिसको हम अब क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कह सकते हैं। अर्थात दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब क्रोमैटिड्स जो है ना वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों भाई, तो किसमें, एनाफेज में, ध्यान रखना है, एनाफेज में स्प्लिट कर गया और दोनों अलग अलग पोल की तरफ ऐसे जाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इधर से जुड़ा हुआ था कौन, स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ, एटीपी के मदद से। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण इसको क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ ऐसे, जैसे रस्सी हम पतंग में बांधे हुए हैं और रस्सी को खींचेंगे तो पतंग भी क्या होगा, साथ साथ खींचा जाएगा। यहाँ भी यही स्थिति हो रहा है कि प्रत्येक जो आपका क्रोमैटिड है एक दूसरे से अलग हो जाएगा और अलग अलग पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, किसके, सेंट्रोमियर से। क्यों भैया, स्प्लिट क्यों कर गया था, क्योंकि आपका सॉरी मूव करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो था ट्रैक्शन फाइबर वो उसको खींचना शुरू करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण। अब मूव करना शुरू हो गया। प्रत्येक क्रोमैटिड अब जो है ना क्रोमोसोम कहलाएगा, किसका, फ्यूचर न्यूक्लियाई का, जो भविष्य में बनने वाला है न्यूक्लियस, उसका वो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। और उसमें क्रोमैटिड की संख्या कितनी है, एक है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मूव करना शुरू करता है तो मूव करने पर क्या होगा कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा, हाँ, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर, जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ था, वो तो रहेगा पोल के तरफ, लेकिन जो दोनों आपके छोर रहेंगे, इंड्स रहेंगे, टीलोमियर वाला जो छोर रहेगा वो रहेगा किसके तरफ, इक्वेटर की तरफ। ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है ना। सेंट्रोमियर जो है ना वो किसके तरफ है, पोल के तरफ। ये सेंट्रोमियर पोल के तरफ हो गया। और ये जो आपका टीलोमियर वाला जो आपका छोर है वो किधर है भाई, वो आपका रहेगा किसके तरफ, वो रहेगा आपके इक्वेटर की तरफ। और इसके चलते वो साफ साफ नजर आता है, या तो भी शेप्ड में, या जे शेप्ड में, या एल शेप्ड में, या आई शेप्ड में। अगर जो है ना वो भी शेप्ड में नजर आ रहा है क्रोमोसोम, तो ये मान के चलो वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अगर जो है ना वो भी शेप के जगह पर एल शेप में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। जबकि अगर जे शेप का नजर आ रहा है तो वो एक्रोसेंट्रिक है, और अगर आई शेप का नजर आ रहा है तो वो आपका कैसा है, आई शेप वाला टीलोसेंट्रिक है। ध्यान रखिएगा। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। ये मेटाफेज का स्थिति था। हाँ, मेटाफेज में हम देख रहे थे क्रोमोसोम, देखो एकदम जो है ना इक्वेटर पर था अरेंज, एक प्लेट के रूप में, और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ था प्रत्येक क्रोमैटिड अकेले अकेले। लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ है, स्प्लिट नहीं किया था। अब स्प्लिट कर जाएगा कब, एनाफेज में।
स्प्लिट होने के बाद स्पिंडल फाइबर के एक्टिविटी के कारण एटीपी लेकर ये एक्टिविटी शुरू कर देता है, जिसके चलते ये विपरीत जो है ना पोल के तरफ मूव करना शुरू कर देता है प्रत्येक क्रोमैटिड। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंट्रोमियर है वो किधर की तरफ है, पोल के तरफ है, सेंट्रोमियर पोल के तरफ। लेकिन इसका जो आपका टीलोमियर का जो इंड है वो किधर की तरफ है, वो आपका इक्वेटर के तरफ या सेल के सेंटर के तरफ है ना, इक्वेटर के तरफ है। तो ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हैं, कोई भी शेप्ड है, कोई आपका एल शेप नजर आएगा, कोई जो है ना जे शेप नजर आता है। उसके हिसाब से आप आराम से ये बता सकते हो कि क्रोमोसोम कैसा है, मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है कि टीलोसेंट्रिक है। ये एनाफेज का बात है। तो अब हम एनाफेज का फिगर देखते हैं, आपके अति पे दिखा देते हैं एनाफेज को। बंद कर दीजिए आवाज। एनाफेज का फिगर देख लो। एनाफेज में क्या है, वो एस्टर था ना, ये तो आपका एस्टर है। प्रत्येक एस्टर से आपका गतिविधि कुछ शुरू होता है, और जो स्पिंडल फाइबर जिससे ट्रैक्शन फाइबर से जुड़ा हुआ था प्रत्येक क्रोमैटिड, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, उसको खींचने लगता है। हम यहाँ पर पीछे देखे थे कि दो प्रकार का स्पिंडल फाइबर था, एक था सपोर्टिंग फाइबर और एक था ट्रैक्शन फाइबर। सपोर्टिंग फाइबर और एक था ट्रैक्शन फाइबर। ये जो सपोर्टिंग फाइबर था, सपोर्टिंग फाइबर जो था वो पोल टू पोल था, जबकि ट्रैक्शन फाइबर जो था पोल टू सेंट्रोमियर था। अब क्या हुआ, यहां पर तीन प्रकार का स्पिंडल फाइबर नजर आएगा आपको। एक तो दोनों सेंट्रोमियर जो थे सिस्टर, जो आप क्रोमैटिड का सिस्टर क्रोमैटिड के दोनों सेंट्रोमियर के बीच में भी स्प्रिंग जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा, और इसको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। ट्रैक्शन फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे पुल फोर्स डेवलप होता है, जबकि इंटरजोनल फाइबर जो होता है वो रिलैक्स करता है, जिससे पुश फोर्स डेवलप होता है। और इसके फल स्वरूप प्रत्येक आपका जो क्रोमैटिड था क्रोमोसोम का, वो विपरीत पोल के तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। इक्वेटर पर हम लोग देखे थे, इक्वेटर पे कितना आपका था क्रोमोसोम, 4 था, और चारों क्रोमोसोम जो था वो आपका आप मूव करना शुरू कर दिया विपरीत दिशा में क्रोमैटिड के रूप में। तो दोनों तरफ कितना कितना मिला, 4 4 ही जाएगा, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड जाएगा। और इसलिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्रोमोसोम के इक्वेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि 4 था और 4 4 ही दोनों तरफ भेजा। अब यहाँ पर ये जो आपका प्रोसेस है पूरा का पूरा मूवमेंट का, देख रहे होंगे, कोई आपका मेटासेंट्रिक नजर आ रहा है, बीचों बीच है, कोई देखिए कैसा कैसा नजर आ रहा है। तो वो जो है वहां पर देख के आप आराम से बता सकते हो कौन मेटासेंट्रिक है, कौन सब मेटासेंट्रिक है, कौन एक्रोसेंट्रिक है, कौन टीलोसेंट्रिक है। एक क्रोमोसोम के मूवमेंट में अपने पोल के तरफ करीब करीब 38 एटीपी खर्च होता है, ऐसा माना गया है, लोगों के द्वारा देखा गया कि एक क्रोमोसोम जो मूव हो रहा है उसमें करीब 38 एटीपी खर्च हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा एक खर्चीला प्रोसेस है एनाफेज में मूवमेंट। तो अगला दिन जो है ना हम लोग इसके बाद टीलोफेज देख लेंगे, और टीलोफेज को नेक्स्ट डे देख लेंगे।